अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर कोऑर्डिनेट एक्सिस, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेक्टर की डायरेक्शन को प्लेन में और वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट करना है इसके बारे में डिलीवर करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस से हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेटा हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस का मीनिंग समझना है। हमें इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन समझने में कदरे आसानी पैदा कर देगा। देखिएगा, कोऑर्डिनेट बेसिकली कोऑर्डिनेशन की आवाज दे रहा है और कोऑर्डिनेशन का लफ्जी मतलब होता है ताउन करना। अब कुछ बात आसान हो रही होगी। ऐसे एक्सिस जो दो लाइंस के ताउन से बनते हैं उन एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम देते हैं। ऐसे एक्सिस जो दो लाइंस के ताउन से बने उन एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम देते हैं। अब अगली बात, वो जो दो लाइंस हैं वो बेटा आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये कंडीशन है कोऑर्डिनेट एक्सिस की। कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर ड्रॉ होती हैं। उन दो लाइंस को जिनको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उनको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसकी यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं। टू रेफरेंस लाइंस drawn perpendicular to each other, तो उन रेफरेंस लाइंस को क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस, कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है बात बच्चों? अब जब मैं इसकी डायाग्राम बनाऊंगा तो हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मीनिंग समझ आ जाएगा। अब गौर से सुनना है। फर्ज कर लें हमारे पास पहली रेफरेंस लाइन है जिसको हमने नाम दे दिया y का, और दूसरी रेफरेंस लाइन है हमारे पास जिसको हमने नाम दे दिया x का। अब बच्चों बात गौर से समझनी है। ये जो दोनों लाइंस हैं x और y, इन दोनों को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इन लाइंस को हम क्या नाम देते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब गौर से समझना है, चूंकि ये दो लाइंस आपस में राइट एंगल पर ड्रॉ हुई, इस वजह से इस सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। होपफुली बात समझ आ गई होगी। रेक्टेंगुलर, रेक्ट राइट एंगल वाले होता है सिस्टम। जब दो लाइंस आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो उन लाइंस को कोऑर्डिनेट एक्सिस, और जो सिस्टम बन गया उसकी वजह से उसको क्या नाम देंगे? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहां पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन लिख रहा हूं। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस is called rectangular coordinate system
और बच्चों इसका दूसरा नाम कार्टीजियन भी है, कार्टीजियन भी इसको नाम देते हैं। अब दो डेफिनेशन हमने समझी, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस और दूसरा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बेटा फर्ज कर लें ये जो दो लाइंस हमने ड्रॉ की, इनमें से एक लाइन को नाम देते हैं एक्स एक्सिस और दूसरी लाइन को नाम देते हैं वाई एक्सिस। रिपीट कर रहा हूं, ये जो दो लाइंस हमने ड्रॉ की, इन दो में से एक को नाम देंगे एक्स एक्सिस और दूसरी को नाम देंगे वाई एक्सिस। अगली बात समझनी है, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, मिलेंगी, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन का। क्लियर है बेटा यहां तक बात? अगली बात पर आते हैं। एक्स एक्सिस अमूमन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ली जाती है, वाई एक्सिस अमूमन वर्टिकल डायरेक्शन में ली जाती है। इससे आगे चलते हैं, ओरिजिन की राइट साइड पर पॉजिटिव एक्स लिया जाएगा, ओरिजिन की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्स लिया जाएगा, ओरिजिन की अपर साइड पर पॉजिटिव वाई लिया जाएगा और लोअर साइड पर नेगेटिव वाई लिया जाएगा। मैं अब इस तमाम प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करता हूं। दो रेफरेंस लाइंस आपने ड्रॉ की, तो उनसे बनने वाला एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, जब वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, अब उन दो लाइंस में से एक लाइन को हमने नाम दिया एक्स एक्सिस का, दूसरी को नाम दिया वाई एक्सिस का। जिस पॉइंट पर वो दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसको नाम देंगे ओरिजिन का। ओरिजिन की राइट साइड पर पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्स, अपर साइड पर पॉजिटिव वाई और लोअर साइड पर नेगेटिव वाई। यहां तक तो बात हमारे पास हो गई क्लियर। ये बेटा आप लोगों ने लर्न करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है बेटा, ये आप लोगों के एग्जाम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूं आएगा, इन प्लेन के अंदर हाउ दी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर can be represented। ये बेटा क्वेश्चन आएगा, प्लेन में वेक्टर की डायरेक्शन को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये हम समझेंगे। अब बेटा गौर से समझना, इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्लियर होगा जब हमें तीन वर्ड्स इस क्वेश्चन के क्लियर होंगे। सबसे पहला वर्ड हमें समझना है प्लेन क्या होगी, दूसरे नंबर पर समझना है कि डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, और तीसरे नंबर पर हमने देखनी है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। इन तीन वर्ड्स पर फोकस हमारा होगा तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसान हो जाएगा। बच्चों देखना है, हमने वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं। अभी मैं आपको यहां पर समझाने के लिए बनाता हूं। फर्ज कर ले ये एक वेक्टर है जिसका नाम रख दिया हमने एक्स वेक्टर का। अब बेटा देखें, जहां से वेक्टर स्टार्ट होगा उसको नाम देंगे टेल का, जो ओरिजिन होगा वेक्टर का, और जहां एरो लगी होगी उसको नाम देंगे हेड का। क्लियर है बात यहां तक? अब प्लेन कैसे बनेगी
आपने बेटा दो वेक्टर्स लेने हैं। फर्स्ट कर लें, पहला वेक्टर आपके पास है x और दूसरा वेक्टर है आपके पास y। इन दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में जोड़ दें तो बनने वाली चीज को क्या नाम देंगे? प्लेन का। प्लेन की बेटा समझ आ गई। दो वेक्टर्स लें, दोनों की टेल आपस में जोड़ दें तो बनने वाली चीज को क्या नाम देंगे? प्लेन का। और प्लेन का लफ्जी मतलब अमूमन 2 डायमेंशन के जुमरे में आता है। प्लेन 2 डायमेंशनल ली जाती है यूजुअली। बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमूमन प्लेन का जब नाम आता है तो 2 डायमेंशन उसके मीनिंग में आता है। तो ये वाली प्लेन दो वेक्टर्स की आपस में टेल जोड़ने से बनती है और इस प्लेन का नाम वेक्टर के नाम पर डिपेंड करेगा। पहला x, दूसरा y, तो इस प्लेन का नाम क्या बनेगा? एक्स वाई प्लेन। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पर हमें इस प्लेन में वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट कर लें, ये वेक्टर a है जिसकी डायरेक्शन आप इस प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एक बात सुन लें, वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा मतलब एंगल का सहारा लेते हैं। यह बात बिल्कुल क्लियर कर लें अपने जहन में कि वेक्टर की डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन बयान करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? थीटा का। अब अगला सवाल क्या आता है? वो थीटा बनाएगा कौन, बनेगा कहां पर, किस डायरेक्शन में बनेगा? तो हमारा ये वाला क्वेश्चन का आंसर फाइनलाइज हो जाएगा। देखिए, प्लेन बना ली, डायरेक्शन के लिए क्या यूज होगा? एंगल। अगला सवाल, बनाएगा कौन, किस डायरेक्शन में बनाएगा? गौर से समझना है। वो वाला एंगल इस वेक्टर की लाइन बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। रिपीट कर रहा हूं, वेक्टर की ये वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगी तो ये वाला एंगल इस वेक्टर की डायरेक्शन को प्लेन में रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं इसी बात को यहां पर राइट डाउन कर रहा हूं, गौर से समझिएगा। इन प्लेन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर can be represented by angle theta which the representative जो नुमाइंदगी कर रही है लाइन ऑफ वेक्टर makes with positive x axis in anti clockwise direction। और बेटा एंगल की जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी और जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा उस एंगल को स्टैंडर्ड एंगल का नाम देते हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? अब अगला पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट कर लें, इस वेक्टर की टेल O पर है और इसका हेड पॉइंट P पर है। अब पॉइंट P तक जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ फासला एक्स एक्सिस में तय करना पड़ेगा। फर्स्ट कर लें, वो फासला तय किया हमने A। कुछ ना कुछ फासला y एक्सिस में तय करना पड़ेगा। फर्ज कर लें, उसका नाम दिया b। तो पॉइंट P तक पहुंचने के लिए हमें जिन दो पॉइंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ती है, जिन दो पॉइंट्स का सहारा लेना पड़ता है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? A और B। तो पॉइंट P के बेटा कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो गए? जो ताउन कर रहे हैं वो A और B हैं। A एक्स एक्सिस में, B वाई एक्सिस में। ये बेटा हमारे पास था
क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन आएगा, सिर्फ इधर स्पेस का नाम यूज होगा, बाकी सारी चीज सेम होगी। क्या आएगा? इन स्पेस हाउ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो बेटा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें सबसे पहले स्पेस बनाना पड़ेगी। आपको सादा से अल्फाज में बताऊं, प्लेन का नाम सुनते हुए 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आता है, स्पेस का नाम सुनते हुए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आता है। प्लेन के लिए 2 वेक्टर्स की टेल जोड़ी थी, स्पेस के लिए 3 वेक्टर्स की टेल आपको जोड़ना पड़ेगी। अब क्वेश्चन क्या आएगा? इन स्पेस, पहले बेटा प्लेन था, अब क्या आएगा? स्पेस हाउ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड। बाकी सारी चीज सेम चलेगी। अब स्पेस के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 वेक्टर्स की टेल्स आपस में जोड़ना पड़ेगी। मैं सबसे पहले बनाता हूं, फिर आपको प्रैक्टिकली भी इस चीज को समझाता हूं। फर्ज कर लें ये पहला वेक्टर है जिसका नाम दिया हमने y का, दूसरा वेक्टर है जिसका हमने नाम दिया z का, तीसरा वेक्टर है जिसका हमने नाम दिया x का। क्लियर है बेटा? मैं इस चीज को समझाने के लिए इन बोर्ड मार्कर्स का सहारा ले रहा हूं। देखिएगा, ये है बच्चों हमारे पास x एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस और ये है हमारे पास z एक्सिस। ये 3 एक्सिस हैं, x, y और z। ब्लैक x को, रेड y को और ब्लू z को मैं बेटा इनको इस तरीके से बोर्ड पर ड्रॉ नहीं कर सकता। बोर्ड पर ड्रॉ करने के लिए मुझे इनको कुछ यूं करना पड़ेगा। तो z ऊपर गया, x इधर आया, y उस साइड पर गया। तो मैं मजीद समझाने के लिए इस लाइन को ब्लू कर देता हूं, इस लाइन को रेडिश कर देता हूं और x वाली लाइन क्या है? ब्लैक। होपफुली बात समझ आ गई होगी। ये बेटा ओरिजिन है तीनों एक्सिस का। इधर वेक्टर मौजूद है जिसकी डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा एक बात तो तय है कि डायरेक्शन के लिए क्या यूज होता है? एंगल। प्लेन में एक एंगल, स्पेस में 3 एक्सिस तो 3 एंगल। पहला एंगल अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गैमा। अल्फा वेक्टर की लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगी। दूसरा बीटा वेक्टर की लाइन वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगी। तीसरा गैमा वेक्टर की लाइन जी एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। रिपीट कर रहा हूं, पहला एंगल एक्स से शुरू करें और वेक्टर तक लाकर एरो लगा दे, ये होगा बेटा अल्फा। दूसरा एंगल y से शुरू करें और वेक्टर तक लाकर एरो लगा दे, इसको बीटा। अब बेटा चूंकि z एक्चुअली में यूं था, इसको हमने शिफ्ट किया ऊपर की तरफ, तो इसका एंगल भी हमें उल्टाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने z को उल्टाया। अगर हम z को एक्चुअल ड्रॉ करते तो एंटी क्लॉकवाइज आता, चूंकि हमने यहां पर अरेंजमेंट चेंज की है z की, तो एंगल भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल क्या है बेटा? गैमा। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे स्पेस में 3 एंगल। तो यहां पर बेटा मैं लिख रहा हूं, इन स्पेस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई एंगल, कौन कौन से? अल्फा, बीटा एंड गैमा, विच द रिप्रेजेंटेटिव लाइन, आगे बेटा यहां पर लिख रहा हूं, ऑफ वेक्टर मेक्स विथ पॉजिटिव x एक्सिस
y एक्सिस, z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, तरतीब के साथ कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब ओरिजिन तो मौजूद है वेक्टर का O पर और इसका हेड मौजूद है पॉइंट P पर, तो उसी तरीके से पॉइंट P तक पहुंचने के लिए x एक्सिस में A, y एक्सिस में B और z एक्सिस में C का सहारा लेना पड़ा। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स टोटल कितने हैं? 3, A, B और C। ये बेटा हमारा थोड़ा सा टफेस्ट पोर्शन था चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग में। नेक्स्ट हम बेटा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। थैंक यू सो मच।